हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आप लोगों का पेपर आने वाला है, ठीक है, डीएलएड का, जिसको टारगेट करते हुए अभी जितने भी दिन आपके पास बचे हुए हैं उतने दिनों में हम 500 क्वेश्चंस करेंगे। और ये एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं लगभग पर डे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दूंगी। एग्जाम से पहले हम 500 क्वेश्चन का टारगेट रख रहे हैं और हम कोशिश ये करेंगे कि आपको वही क्वेश्चन करवाए जाएं जो पेपर में फंसने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, तो आज इसका पहला लेक्चर है, यानी कि इस सीरीज का जो 500 क्वेश्चन की सीरीज चलने वाली है, इसका आज पहला दिन है, पहला लेक्चर है। एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे हम ये जो सेशन है वो चलाएंगे, 1-1 घंटे का सेशन नहीं होगा, छोटे छोटे सेशन होंगे ताकि आपको रिवीजन करने में भी आसानी हो। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंट सिलेक्शन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होता है। शामिल होता है नहीं पूछा जा रहा है, शामिल नहीं होता है ये पूछा जा रहा है। जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है प्रेसिडेंट इलेक्शन से लेकर उसमें, इसमें ऑप्शन में देखोगे तो विधानसभा के एक सदस्य, यानी कि विधानसभा के सदस्य, एक सदस्य नहीं, विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य या फिर विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये इसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, फटाफट क्वेश्चंस करेंगे ताकि ज्यादा टाइम इसमें ना लगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज सुइटेबल फॉर कॉटन प्रोडक्शन। कॉटन के प्रोडक्शन के लिए सबसे बेस्ट सॉइल कौन सा माना जाता है। इस सॉइल को हम लोग कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, इस सॉइल को हम कॉटन सॉइल भी कहते हैं, इसको हम लोग ब्लैक सॉइल भी कहते हैं और इसको हम लोग रेगुर सॉइल भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। यानी कि आपके ऑप्शन में जो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी रेगुर मिट्टी, यहाँ पे नियमित लिखा हुआ है, इसको आप रेगुर कर लेंगे। ठीक है, रेगुर मिट्टी जो है वो कॉटन के लिए सबसे बेस्ट होता है। नेक्स्ट देखिए, संविधान का कौन सा आर्टिकल सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की अनुमति देता है। यानी कि जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू का जो प्रावधान है ये कौन से आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा। 137, 138, 139 या फिर 140। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 137 में जुडिशियल रिव्यू के बारे में लिखा हुआ है। आपको बताना यह है कि भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि हमारा जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसके जो चीफ जस्टिस बने हैं, नए बने हैं, ये 51 नंबर के चीफ जस्टिस है। इनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट देखिए, Which amendment added a new Article 21A makes the right of education for children? आर्टिकल 21A जो ऐड किया गया था हमारे संविधान में, जो कि मौलिक अधिकार वाला जो चैप्टर है आपका, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। पहले ये मौलिक अधिकार नहीं था, बाद में इसको ऐड किया गया है। कौन से संशोधन के द्वारा, यानी कौन से सुधार के द्वारा इसको ऐड करा गया है। ऑप्शन नंबर सी 86th अमेंडमेंट इसका आंसर हो जाएगा। 86 नंबर का संशोधन संविधान में करके आर्टिकल 21A को ऐड किया गया, जिसके तहत राइट टू एजुकेशन, यानी कि बच्चों को पढ़ाई का, शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको अच्छे से पता है कि डेज से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो पर्यावरण दिवस हो, चाहे वो जल दिवस हो, चाहे वो ओजोन दिवस हो, चाहे वो महासागर को लेकर जो ओशियन डे मनाया जाता है वो हो, चाहे वो योगा दिवस हो, चाहे वो अंतरिक्ष दिवस हो जो अभी अभी शुरू किया गया है, स्पेस डे। इतने सारे जो दिवस है वो याद करने में दिक्कत होती है, तो हमको पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट वही दिवस याद रखने जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उनमें से एक है ऑप्शन नंबर बी, 22 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 29 जुलाई को हम लोग टाइगर डे मनाते हैं, बाघ दिवस, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस यानी कि टाइगर डे मनाते हैं। 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस जो है यानी कि इन्वायरमेंट डे, ये हम 5 जून को मनाते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कुंभ मेला इनमें से किस स्थान पर आयोजित नहीं होता है। कुंभ मेले का आयोजन हर जगह नहीं होता है। पूरे भारतवर्ष में 4 ही जगह ऐसे हैं जहां पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, नदियों के किनारे। वो नदियां भी आपको बतानी है। नासिक में तो देखो होता है, हरिद्वार में भी होता है, उज्जैन में भी होता है, लेकिन गया में नहीं होता है। यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गया। ठीक है, गया की जगह एग्जाम में हो सकता है आपको कोई और ऑप्शन भी दे दे, तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर लगाएंगे। आपको याद ये रखना है, नासिक में, हरिद्वार में, उज्जैन में, और कहां पर होता है कुंभ का मेला। नासिक, हरिद्वार, उज्जैन, और कौन सी जगह में, 4 जगहों में होता है, जहां पर इस साल हो रहा है प्रयागराज।
प्रयागराज इन 4 जगहों में होता है कुंभ का मेला। प्रयागराज में संगम के किनारे यानी गंगा यमुना सरस्वती संगम जो है उसके किनारे होता है। नासिक में गोदावरी नदी के किनारे होता है। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे होता है और उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे कुंभ का मेला लगता है। नदियों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अगर मैं लिख दूं तो फिर और ज्यादा बेटर हो जाएगा आप लोगों के लिए। गोदावरी नदी, हरिद्वार में गंगा नदी, ठीक है, प्रयागराज में संगम गंगा यमुना सरस्वती का संगम उसके किनारे होता है और उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन वाज द फर्स्ट पब्लिक रेलवे लाइन ओपनड इन इंडिया। भारत में पहली बार सार्वजनिक रेलवे लाइन कब खोली गई थी? आपको अच्छे से पता है इसका आंसर। सिंपल सा आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 1853। आज का सबसे आसान सवाल था ये, लेकिन इसके बारे में एक सवाल और आता है कि भारत में रेलवे के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? रेलवे के जनक यानी कि फादर ऑफ इंडियन रेलवेज किसको जाना जाता है? ये डलहौजी को जाना जाता है, डलहौजी, ठीक है। डलहौजी को रेलवे के जनक के रूप में जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस टाइम पे डलहौजी ही इंडिया में जो है गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है, परिसंपत्ति के एनपीए बनने में कितना समय लगता है? कोई परिसंपत्ति, जैसे मान लो बैंक जब लोन देती है उसके बाद में कोई अगर इंटरेस्ट ही नहीं चुका रहा है तो 3 महीने तक अगर लगातार उसका कोई इंटरेस्ट ना आए या फिर बैंक को ये समझ में आ जाएगा कि भाई इसका तो इंटरेस्ट हमें मिल नहीं रहा है जो हमने लोन दिया है, और 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना पार हो गया तो बैंक उसको एनपीए घोषित कर देती है, ठीक है। और ये जो है ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 3 मंथ्स, है ना। होता है ना कई बार कि आप लोग अपने फ्रेंड्स को पैसे वगैरह देते हैं उधार और फ्रेंड कहता है 1 महीने में लौटा दूंगा, ना तो वो ब्याज देता है ना तो वो मूल देता है, तो बाद में आप क्या बोलते हो, गया ये पैसा। फिर उसी तरीके से बैंक फिर इस पैसे को अलग तरीके से निकालने की कोशिश करती है। एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है ये एनपीए का फुल फॉर्म होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, लोकसभा में बिहार को कितनी सीटें आवंटित करी गई है? अलग अलग राज्यों को अलग अलग सीटें आवंटित करी जाती है, लोकसभा में बिहार को कितनी सीटें आवंटित करी गई है? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा 40 सीटें, ठीक है, 40 सीट्स। नेक्स्ट है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, जिसमें लिखा हुआ था महिलाओं का, जो विधवा महिलाएं हैं उनकी शादी लीगल होगी? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, यानी 1857 की क्रांति से ठीक पहले 1856 में। नेक्स्ट देखिए, भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान क्या है? पूरी दुनिया में अलग अलग देश है, उसमें जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, एरिया वाइज इंडिया की जो रैंक है वो क्या है पूछी जा रही है, तो ऑप्शन नंबर ए 7th होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, तहकीके हिंद का लेखक कौन है? तहकीके हिंद के जो तहकीके हिंद की जिन्होंने रचना करी यानी कि इसको जिन्होंने लिखा है उनका नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अल बरूनी। अल बरूनी जो है इन्होंने तहकीके हिंद की रचना करी थी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, माउंट ब्लैंक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच माउंटेन? माउंट ब्लैंक जो है ये कौन से पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? कौन से पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैंक? ये ज्योग्राफी का सवाल है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, एल्प्स पर्वत श्रृंखला। ये आपको यूरोप में मिलेगी, यूरोप महाद्वीप में आपको एल्प्स पर्वत श्रृंखला मिलेगी, वहीं पर जो है ये हाईएस्ट माउंटेन पीक एल्प्स पर्वत की आपको देखने को मिलेगी, माउंट ब्लैंक इसका नाम है। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, यानी कि इंडियन आर्कियोलॉजी के जनक यानी फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के नाम से किसको जाना जाता है? अभी नहीं है, ये सालों पहले थे, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये नाम आपको नहीं भूलना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है, एक है मोहिनीअट्टम, दूसरा है कथकली, फिर है सत्तरिया, उसके बाद है कुचिपुड़ी, उसके बाद है भरतनाट्यम, उसके बाद है मणिपुरी, उसके बाद है ओडिसी, है ना। इस तरीके से मैंने कितने बता दिए, 5, 6, 7, मैंने 7 बता दिए, एक जो रह गया है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर, अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर होगा, केरला, ठीक है, केरल, है ना। केरल का है मोहिनीअट्टम और केरला का ही है कथकली भी, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। केरल से ही कथकली भी आता है, कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है ये भी केरला का ही है। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत सरकार द्वारा 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? नेशनलाइजेशन ऑफ 14 इंडियन कमर्शियल बैंक्स
टुक प्लेस इन विच ईयर? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा 1969 में। 1949 जो सन आप देख रहे हैं, यहाँ पर आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये अंग्रेजों का एक तरह से जो इंडिया में रूल चल रहा था उसको लेकर के बहुत सारी चीज़ों को उजागर किया गया था। इनका नाम है ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी जो थे उनके द्वारा ये लिखी गई थी। कहीं ना कहीं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है वो भी आपको इसी में देखने को मिलेगी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ठीक है, ये एक सिद्धांत था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। 1793 में स्थायी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू करी गई थी। नेक्स्ट है, पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है? ये एक तरीके से सामाजिक और धार्मिक सुधारक थे, यानी कि समाज सुधार ये करने का काम करते थे। बहुत सारे आर्टिकल्स भी इन्होंने लिखे थे। इनका नाम है ऑप्शन नंबर ए गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के वो अनुच्छेद जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इससे रिलेटेड है। क्या इसका आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर सी 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 तक आपको डीपीएसपी के बारे में देखने को मिलेगा। इसी में आर्टिकल नंबर 40 में पंचायती राज के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। मध्यकालीन शासक जिसने कृषि मंत्रालय तो नहीं, कृषि विभाग होगा ये, ठीक है, कृषि विभाग होगा, मंत्रालय तो नहीं था, एक डिपार्टमेंट था जिसको कहते थे दीवाने कोही। इसको किसने शुरू किया था, किसके टाइम पीरियड पे दीवाने कोही की स्थापना करी गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत ने एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया है? यानी कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप चलता है, डुअल सिटीजनशिप, यानी कि दो देशों की नागरिकता आप एक साथ नहीं रख सकते। अगर आप दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो इंडिया की नागरिकता आपको ऑटोमेटिकली छोड़नी पड़ती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने ये लिया हुआ है, जिसको हम यूके भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक नृत्य करने वाली लड़की की, यानी कि डांसिंग गर्ल की प्रतिमा मिली थी, जो कुछ इस तरीके से खड़ी रहती है। उस डांसिंग गर्ल को अगर आप देखेंगे तो वो किससे बनी हुई है? ऑप्शन नंबर बी ब्रॉन्ज से वो बनी हुई है, ठीक है, ब्रॉन्ज से वो बनी हुई है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सत्तरिया इज ए ट्रेडिशनल क्लासिकल डांस फ्रॉम विच स्टेट? अभी मैंने मोहिनी अट्टम के बारे में जब चर्चा की, मैंने सत्तरिया के बारे में भी आपको बताया था। सत्तरिया जो है वो असम का क्लासिकल डांस है, यानी कि भारत में जो 8 शास्त्रीय नृत्य है उनमें से एक सत्तरिया भी है, जिसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? अभी अभी भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार जो है वो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन चुके हैं, क्योंकि राजीव कुमार का कार्यकाल जो है वो अब खत्म हो चुका है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 इयर्स या फिर 65 इयर्स ऑफ एज, यानी कि या तो 6 साल का कार्यकाल होगा या तो 65 साल उनकी जो उम्र होगी तब तक का कार्यकाल होगा। 6 इयर्स या फिर 65 इयर्स ऑफ एज, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वो एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जिससे होकर सभी अक्षांश रेखाएं गुजरती है? यानी कि यानी कि इक्वेटर भी गुजरता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजरता है। ये जो मैंने मैप बनाया है ये किसका मैप है? तो ये अफ्रीका का मैप है, अफ्रीका इसका आंसर हो जाएगा। इससे तीनों रेखाएं गुजरती है, ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका। नेक्स्ट है, गुप्त काल के दौरान भारत आने वाला पहला चीनी तीर्थयात्री कौन था? चीनी तीर्थयात्री था ये, इसका नाम था फाहियान। ऑप्शन नंबर ए फाहियान जो है ये भारत आया था किसके कार्यकाल में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जो था, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं, ये गुप्त काल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर था, इसके बारे में पढ़ लेना। ह्यून सांग भारत कब आया था? तो हर्षवर्धन के टाइम पे, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में ह्यून सांग भारत आया था। ये भी चाइना से ही आया था, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? परमानेंट मेंबर कितने होते हैं? 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य बदलते रहते हैं, ठीक है, बदलते रहते हैं अस्थायी सदस्य, लेकिन स्थायी सदस्य नहीं बदलते हैं। स्थायी सदस्य में चीन है, फ्रांस है, यूके है, रशिया है ना,
और यूएसए है। ये 5 ऐसे सदस्य हैं जो बिल्कुल भी कभी भी बदलते नहीं हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया था? 21 साल से घटाकर 18 साल किया गया था 61 नंबर का संशोधन करके, ठीक है। तो वोटिंग एज पहले 21 साल थी, अब 18 साल है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे 1951 में जब वित्त आयोग बना था? आर्टिकल क्या है वित्त आयोग का अगर पूछा जाए तो बोलना आर्टिकल नंबर 280। इसके पहले चेयरमैन बने थे ऑप्शन नंबर सी केसी नियोगी। अभी फिलहाल वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है ये पूछा जाए तो क्या आंसर होगा आपका? निम्नलिखित में से कौन जैन साहित्य से संबंधित है? इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो जैन साहित्य से संबंधित है? अंगुत्तर निकाय तो बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, सुत्त पिटक भी बौद्ध से संबंधित है, जातक कहानियां भी बौद्ध से संबंधित है, यानी बचता है ऑप्शन नंबर डी भगवती सूत्र। इसमें महाजनपद के बारे में भी दिया हुआ है, महाजनपद के बारे में 16 महाजनपदों के बारे में भगवती सूत्र में दिया हुआ है। नेक्स्ट है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो किसने बनवाया था? कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। ये आपको कहां पर मिलेगा? ये आपको मिलेगा ओडिशा में। जिसको बनवाया किसके द्वारा गया था? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा नरसिम्हदेव वन, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1924 में एक पहली बार और आखिरी बार अध्यक्षता करने का काम करा था महात्मा गांधी जी ने, है ना। पहली और आखिरी बार महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता करी थी 1924 में। बेलगाम में ये सेशन हुआ था, बेलगाम में ये सेशन हुआ था, ठीक है। बेलगांव भी कह सकते हो इसको। किस संशोधन द्वारा संविधान में सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी नाम के 3 शब्द जोड़े गए थे अगर पूछा जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 42। संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है, वो भी 42 नंबर का संशोधन। इससे पहले या इसके बाद कभी भी इसमें संशोधन नहीं हुआ है। 3 शब्द वहां पर जोड़े गए थे, ध्यान रखना है। कबीरदास जी निम्नलिखित में से किसके शिष्य थे? कबीरदास की एक बहुत फेमस रचना है बीजक। बीजक किसके द्वारा लिखी गई थी अगर पूछा जाएगा तो बोलना बीजक के रचयिता कबीरदास जी है। बाकी ये रामानंद को अपना गुरु मानते थे। किसको मानते थे अपना गुरु? रामानंद को अपना गुरु मानते थे। नेक्स्ट है, रजत क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किसके उत्पादन से यानी प्रोडक्शन से संबंधित है? सिल्वर रेवोल्यूशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी अंडा, एग और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जो होते हैं, एग और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जो होते हैं, इससे रिलेटेड क्या है? इससे रिलेटेड है आपका सिल्वर रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब पारित करी थी? भारत सरकार ने काफी सारी अधिनियम पारित कर रखे, उनमें से एक अधिनियम ये है वाटर एक्ट, इसको शॉर्ट में कहते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1974। 1974 में भारत सरकार ने वाटर एक्ट को पास किया था। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? बहुत बार ये सवाल आ चुका है, ठीक है। इवन पीसीएस तक में ये सवाल पूछा जा चुका है। एटलस पर्वत आपको कहां पर मिलेगा? ये आपको अफ्रीका में मिलेगा। अफ्रीका का जो उत्तरी एरिया है वहां पर आपको एटलस पर्वत मिलेगा। जब मैं आपको अभी मैपिंग की क्लास करवाऊंगी कल से तो उसमें मैं आपको दिखा भी दूंगी। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहां पर है? इसको शॉर्ट में हम लोग FAO कहते हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम का जो मुख्यालय है वो आपको रोम में मिल जाएगा। रोम इटली की राजधानी है, इटली की राजधानी है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP इसका फुल फॉर्म होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। खाद्य एवं कृषि संगठन का शॉर्ट फॉर्म होता है FAO। इसका मुख्यालय भी आपको रोम इटली में मिलेगा। इसका मुख्यालय भी कहाँ मिलेगा? आपको रोम इटली में मिलेगा। मैंने बाय मिस्टेक वही लिख दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? यानी कि लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इसका आंसर सिंपल सा होगा डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। बिल्कुल भी प्रेसिडेंट को नहीं देंगे, प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं देंगे, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होंगे उनको ही दिया जाएगा यहाँ पर त्याग पत्र। नेक्स्ट है, खिज्र खान ने किस राजवंश की शुरुआत करी थी? खिज्र खान जो है वो दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश की स्थापना करने वाले पर्संस में से जाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। इसका एक ट्रिक है SKTSL। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी, फिर लोधी डायनेस्टी। लाइन से मैंने आपको सीक्वेंस बताया हुआ है, छोटी सी ट्रिक है, इसको ध्यान रख लेना। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो 1936 में स्थापित किया गया था उसका क्या नाम
है। 1936 में भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था जिसका नाम है हेली नेशनल पार्क। अब इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम अब हो चुका है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका नाम हो चुका है, ये टाइगर रिजर्व भी है। नेक्स्ट है 1916 में लखनऊ समझौते में एक संयुक्त योजना की पेशकश करी गई थी। किसके किसके बीच की योजना थी? देखो, लखनऊ सेशन अलग है, लखनऊ पैक्ट अलग है। ये लखनऊ पैक्ट की बात हो रही है। लखनऊ सेशन भी 1916 में हुआ था जिसमें कांग्रेस एक हो गया था, यानी कि नरम दल और गरम दल एक हुए थे। वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, दोनों का साल सेम है, इसीलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा? देखो जरा, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। नेक्स्ट देखो, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन जो है वो किस वर्ष भारत में शुरू किया गया था? 1920 में शुरू हुआ था और चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिया गया था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश इनमें से कौन से स्थान पर दिया था? ये तो आप लोग रट चुके होंगे। ऑप्शन नंबर ए सारनाथ इसका आंसर हो जाएगा, इसमें डिस्कस करने जैसा कुछ है नहीं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी थी? सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है वो जाने माने पर्सन ज्योतिबा फुले के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ज्योतिबा फुले कौन से एरिया से थे? तो ये महाराष्ट्र से थे। इन्होंने एक बहुत फेमस किताब लिखी थी जिस किताब का नाम था गुलामगिरी। गुलामगिरी किताब के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है ये कब लागू हुआ था? ह्यूमन राइट्स एक्ट जो है ये इंडिया में कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 1993 में ह्यूमन राइट्स एक्ट इंडिया में लागू हुआ था। 1992 में इंडिया में महिला आयोग का गठन हुआ था, ये याद रखना है। महिला आयोग का गठन जो है वो 1992 में इंडिया में हुआ था। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो टोटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसको? तो वो टोटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को। ऑप्शन नंबर डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड। ठीक है, बाकी आज के खूब सारे क्वेश्चंस हमने बहुत कम टाइम में कवर कर लिए हैं। इसी तरीके से ये सीरीज आपके एग्जाम तक चलेगी जिसमें 500 क्वेश्चन मैं करवाऊंगी और मेरी कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस जो है इसमें से फंसे। बाकी अगर अपन बैच की बात करें तो पैरामेडिकल का नया बैच लॉन्च हुआ है, 499 का ये कोर्स है। 10th लेवल और 12th लेवल दोनों के लिए ही है, यानी कि PM कोर्स भी है, PMM भी है, इसको आप परचेस कर सकते हो। बीएड की अगर अपन बात करें तो बीएड का भी बैच लॉन्च हो चुका है। 499 रुपीज़ का ये कोर्स, आपको पता होगा बीएड का भी पेपर अब होने ही वाला है। ठीक है, बहुत जल्दी आपको पता चलेगा कि कब होने वाला है। तो इसका बैच भी 499 में है। और बिहार महापैक जिसमें आपको बिहार स्टेट का चाहे कोई भी एग्जाम हो सबकी तैयारी करवाई जा रही है एक ही पैक में। 1 साल का सब्सक्रिप्शन है, इसको आप ले सकते हो। PW ऐप को डाउनलोड करना, सारी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं अगली सीरीज में, अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।